तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में, जो कि स्पेशली होने वाली है क्लास 10th के लिए। तो एक बार फिर से जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आज वाले वीडियो में हम जो है क्लास 10th की पॉलिटी पढ़ेंगे। थोड़ा अभी हिस्ट्री के लिए क्लास अभी मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि अभी मुझे कुछ जो है तैयारियां करनी थी कि आप लोगों के लिए चीज़ों को कैसे आसान बनाया जाए। इस वजह से हम पहले पॉलिटी को शुरू करेंगे। बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है आपके लिए। जो है अगला जो वीडियो आएगा इस चैप्टर के बाद में, अगले जो वीडियो मिलेंगे वो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी जो है हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था करने वाले हैं। थोड़ा संसाधनों का जो अभाव है, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छे संसाधन जुटाए जा सके ताकि आपकी तैयारी को जो है बहुत अच्छे से जारी रखा जा सके। अब आज वाला वीडियो स्पेशल होने वाला है पॉलिटी का, और पॉलिटी में भी हम अपना पहला चैप्टर कवर करेंगे जो कि हमारा है सत्ता की साझेदारी। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब ये सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है। सत्ता का मतलब क्या होता है? सरकार। सत्ता आप एक तरीके से कह सकते हो सरकार। सरकार में साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स हैं, हमको पहले वो बेसिक्स देखने पड़ेंगे। हमको इस चैप्टर की मूलभूत संरचना पे जाना पड़ेगा, तब हम इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। आपको अपना ज्यादा दिमाग जो है इधर उधर नहीं लगाना है। आपको इस चैप्टर में दो देशों के बारे में बताया गया है। पहले हम उन देशों के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन को देखेंगे, वहाँ की लैंग्वेज को देखेंगे, और फिर उसके बाद हमको ये समझ में आएगा कि साहब सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई ये चैप्टर हमको पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटी में इस चैप्टर का रोल क्या है। ये चैप्टर जो है आपको देश में एक अच्छे नागरिक बनने की समझ देता है। आपने देखा होगा हर देश में, आप अपने ही देश में देख लीजिएगा, आजकल नेता क्या करते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, आपको धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लड़ाएंगे। जब धर्म और जाति से उनका भला नहीं हो पाएगा तो फिर आपको जो है किसके नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाएंगे। तो इन दोनों देशों को देखेंगे और फिर उसके बाद हम ये विचार करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में होती या है, दोनों चीजें देखेंगे। अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में होती या ऐसी स्थिति वर्तमान में है तो उसका हमको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इन चीजों के बारे में हमको हमारा जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है राजनीतिक शास्त्र का या पॉलिटी का, वो हमको यही समझ पैदा करता है, हमारे ब्रेन के अंदर इसी भाव को जगाएगा कि आपको एक अच्छा नागरिक बनना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो ज्यादा वीडियो में इधर उधर की बात नहीं करेंगे। वैसे एक कैंपेन चल रहा है इस टाइम पे पीडीए की पाठशाला टाइप से, तो अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी जो है एक इनिशिएटिव है और लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एज ए टीचर मैं अपना, अगर मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, मैं एक गरीब साधारण घर का बच्चा हूँ या लड़का हूँ। मैंने भी जो क्वालिफिकेशन ले रखी है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि जिस आधार पे ये बात कही गई वो क्यों जरूरी है, और इसका हम लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से जितने भी बीएड और बीटीसी किए हुए लोग हैं ना, उनको ये चीजें जो है करके सरकार को ये जताना चाहिए कि देखिए हम लोग पीटीए की पाठशाला चला सकते हैं और आपको वैकेंसी देनी पड़ेगी और बच्चों से उनका जो है शिक्षा का अधिकार नहीं छीनना है आपको। और इस बच्चों के जो ये शिक्षा का अधिकार छीन रहा है, इसको रोकने के लिए आज की ये क्लास जो है वो मेरी पीडीए पाठशाला के लिए डेडिकेटेड है। और मेरी कोशिश है कि अगर मेरे पास ऐसे संसाधन होते, अगर मैं पढ़ाने के लायक कंडीशन में होता तो मैं पीडीए की पाठशाला जरूर लगाता। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये एक पीडीए की पाठशाला है तो उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिएगा कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या। ओवरऑल पहले तो हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? सब कहीं पर भी लोगों के समूह को उनको उनका हिस्सा देना। हिस्सेदारी का मतलब कहीं पे उनकी जितनी जरूरत है या जितना उनका हक है उनको उनका हक देना। सत्ता में लोगों का अधिकार होता है, सत्ता में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो हमको ये चैप्टर बताएगा। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, इधर उधर की बातों पे नहीं जाएंगे। हम लोग सबसे पहले बेल्जियम का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब मैं बेल्जियम का सामान्य परिचय पढ़ूं
तो आपको क्या करना है, एक एक चीज को बड़ा बारीकी से अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उनको बड़ी बारीकी से समझिएगा और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपकी क्लास 10 का जितना भी पॉलिटी है उनका बेस है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये जो बेस है ना ये आपके पॉलिटी में बहुत काम आने वाला है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि साहब बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी की बात करेंगे तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। जब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, थोड़ा स्ट्रक्चर पहले, बाद में आएंगे राजधानी पे, पहले हम जो है बेल्जियम के पूरे ओवरऑल बेल्जियम को देखेंगे कि साहब ये है कहाँ पे। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है, बेल्जियम जो है वो एक बहुत छोटा सा देश है। और ये है कहाँ साहब, तो ये जो देश है ना ये आपका कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में। ये बात आपको याद रखनी है कि साहब आपसे कोई पूछे बेल्जियम कहाँ पे है तो आप क्या बताएंगे, बेल्जियम साहब जो है ना वो यूरोप में है। यूरोप जहां से अंग्रेज आए थे, अंग्रेज भी यूरोप से आए थे। तो यूरोपीय कंपनियां जो भारत में इतने साल तक जिन्होंने हम पे राज किया वो कहां से आई थी, यूरोप से। तो उसी यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। और साहब इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। अब थोड़ा जब हमने बेल्जियम के बारे में क्या जाना अभी कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, अब थोड़ा ये जानते हैं कि साहब इसके आसपास देश कौन से हैं। देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि थोड़ी सी अभी जो है हमारे पास संसाधनों की कमी है। जब इन फ्यूचर हमारे पास जब संसाधन जुड़ जाएंगे, आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहा तो हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे। तो अब की बार जब कभी हमारा टर्म लगेगा, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम आपको बाकायदा मैप में जो है मैपिंग करा के बताएंगे कि साहब ये बेल्जियम है और इसके आसपास के ये देश है। तो अभी थोड़ा मेरी बातों से ही समझिएगा कि बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। एक तो साहब फ्रांस है, राजधानियां याद रखेंगे। फ्रांस की राजधानी क्या है आपकी, पेरिस। उसके बाद दूसरा कौन सा है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। उसके बाद बात आती है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी है वर्लिन। क्या है, वर्लिन। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो जब बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम जो है वो साहब फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन 4 देशों से घिरा हुआ है। मतलब इसके आसपास के जो देश हैं वो कौन कौन से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। उसके बाद कि भाई ये तो बात हो गई इसके आसपास के देशों की कि भैया अब हमको ये तो बताइए कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि जनसंख्या ही मेन रोल प्ले करेगी। कौन मेन रोल प्ले करेगा, जनसंख्या। क्यों, क्योंकि हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे ना इसमें सारा का सारा खेल लोगों का है। लोगों का मतलब जनसंख्या का है, बच्चों का, बूढ़ों का, जवान का, औरत का, महिला का, पुरुष का, सबका। तो जब हम बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में जब हम जनसंख्या की बात करेंगे साहब इनकी जनसंख्या कितनी थी, 1 करोड़। मतलब पूरे के पूरे बेल्जियम की जो जनसंख्या थी 1 करोड़ से अधिक थी। और जो कि भारत में एक राज्य है हरियाणा, लगभग उसके बराबर थी। वैसे हरियाणा की तो ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई हमारा जो बेल्जियम है ना वो हमारे भारत के हरियाणा राज्य के जितना उसमें पॉपुलेशन है। और जब भाषा की बात करते हैं, बेल्जियम में भाषा की बात करते हैं तो बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही थी। बेल्जियम में साहब लोग डच भाषा बोल रहे थे, बेल्जियम में लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, बेल्जियम में लोग जर्मन भाषा बोलते थे। अब बात आती है कि साहब बेल्जियम की जो भी पॉपुलेशन थी, मान लीजिए बेल्जियम में 100 लोग रहते थे तो 100 लोगों में 59 लोग जो है वो कौन सी भाषा बोल रहे थे, डच भाषा बोल रहे थे। यानी कि संख्या के मामले में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे, डच भाषा बोलने वाले लोग थे। उसके बाद 40% लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच भाषा बोल रहे थे। बचे हुए जो 1% लोग थे ना वो कौन सी भाषा बोल रहे थे, जर्मन भाषा बोल रहे थे। ये भाषा के आधार पर जब हम बेल्जियम को समझते हैं तो आपसे कोई पूछे कि बताइए बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते थे, तो आप क्या बोलेंगे कि साहब बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 59%। और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी थी, 40%। और जर्मन बोलने वालों की संख्या कितनी थी, 1%। उसके बाद बात आती है, ये तो ओवरऑल पूरे के पूरे बेल्जियम की बात हो गई। लेकिन राजधानी में तो मैटर कुछ और ही था। राजधानी में मैटर क्या कुछ और था कि साहब राजधानी में जो लोग थे ना उनमें जो यहाँ पे मीडियम में थे, मतलब जो पूरे फ्रांस में मीडियम पोजीशन पे थे, मिडिल की स्थिति पे थे भाषा बोलने में, वो सब राजधानी में जाके ना उनका लेवल बढ़ जाता था। मतलब राजधानी में अकेले बेल्जियम में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे थे और 20% लोग क्या बोल रहे थे, डच भाषा। मतलब जब हम राजधानी की बात करते हैं, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं, तो हम वहां पे क्या देखते हैं कि सब पूरे देश में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जा रही है, डच।
लेकिन अकेले राजधानी में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जा रही है? फ्रेंच। तो हमको ये पता चलता है कि भाई जो राजधानी है ना, वहां पे कौन से लोगों की संख्या ज्यादा है? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और यही इन लोगों के टकराव का कारण बनता है। क्यों टकराव का कारण बनता है? क्योंकि राजधानी में जो लोग रहते थे ना, वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न थे। आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न होने का मतलब, देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी कहीं अर्थ शब्द आ जाए, आर्थिक आ जाए, तो समझ लेना रुपया पैसे की बात हो रही है। मतलब जो ये 80% लोग जो राजधानी में रह रहे थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले, ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न थे। मतलब वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन से थे? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। और सब पैसों के मामले में भी सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन थे, समृद्ध लोग कौन से? तो वो भी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। अब नोट पॉइंट आप याद रखेंगे कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग आर्थिक व राजनीतिक रूप से संपन्न थे। मैंने आपको बता दिया पैसों के मामले में कौन संपन्न था? सब फ्रेंच भाषा बोलने वाले। जबकि पूरे देश में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही थी? डच भाषा। पूरे देश में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही थी? डच। और राजधानी में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही थी? फ्रेंच। संपन्न कौन लोग थे? फ्रेंच लोग थे। उसके बाद कि भैया अब सीधी सी बात है, जो ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे वो सब आर्थिक रूप से कैसे थे? पिछड़े हुए थे, राजनीतिक रूप से पिछड़े थे। और जो कम भाषा बोलने वाले लोग थे वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से कैसे? संपन्न थे। तो इन दोनों लोगों में कौन कौन से? एक डच बोलने वालों में और फ्रेंच भाषा बोलने वालों में, डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों में आपस में विवाद रहता था। विवाद इसीलिए रहता था क्योंकि इनको घृणा होती थी। कौन से लोगों को? डच भाषी लोग घृणा करते थे। किससे? फ्रेंच भाषा। फ्रेंच जो लोग बोलते थे उनसे डच भाषा बोलने वाले लोग जो है वो घृणा करते थे। यही कारण भारत में है। भारत में आप आजकल क्या मुद्दा देख रहे होंगे? महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में आपस में क्लैश चल रहा था। अगर ये स्थिति भारत में होती ना, तो भारत में साहब रोज जो है क्या होता? दंगे हो रहे होते आजादी के तुरंत बाद। लेकिन आजादी के तुरंत बाद हमने अपनी इस विविधता को बचाए रखा। लेकिन आज के टाइम पे ये जो विवाद हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमको कैसे काम करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और वो हमको कौन सिखाएगा? बेल्जियम सिखाएगा। क्योंकि श्रीलंका के बस की बात नहीं है हमको सिखाना। हमको सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? बेल्जियम। और हमको बेल्जियम से सीख भी लेनी चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर आपको समझाया जा रहा है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि साहब पूरे बेल्जियम में जो है डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, अकेले राजधानी में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो इसी वजह से इन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। 1950 और 60 के दशक में, 1950 और 60 का जब तक दौर आया तब तक इन लोगों के बीच में आपसी टकराव जो है वो काफी बढ़ गया था। आए दिन झगड़े होने लगे और सब बातें जो है मतलब एक दूसरे को ये लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। सेम स्थिति भारत में बनी हुई है। भारत में भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में और हिंदी और अन्य भाषी जो भी प्रदेश हैं उनमें आपस में क्लैश बना रहता है। उसका एक हम लोगों ने अभी तक सही निदान नहीं निकाल पाया। निदान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे और कैसे निकलेगा ये हमको ये चैप्टर बताएगा। देखिएगा, अब तो हमने ये बात कर ली किसकी? बेल्जियम की। अब बात करेंगे श्रीलंका की। भाई श्रीलंका को भी तो पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो श्रीलंका को पढ़ेंगे तो पहले श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं कि देखिए भाई श्रीलंका की बात की जाती है तो श्रीलंका की राजधानी पहले थी कोलंबो। अब क्या हो गई? श्री हरि जयवर्धनेपुरम। सॉरी, यहाँ पे हरि लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे श्री हरि जयवर्धनेपुरम। अभी राजधानी श्री हरि जयवर्धनेपुरम है। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था बेल्जियम के आसपास कौन से देश हैं, तो बेल्जियम के पास में फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग था। वैसे ही जब हम तमिलनाडु श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका का जो सीमावर्ती देश है ना, जो पास में देश है, सबसे पास में देश है, वो कौन सा है? भारत। और भारत में भी कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये बात आपको याद रखनी कि भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वो श्रीलंका के सबसे पास में है। जैसे हमने बेल्जियम में बात की थी जनसंख्या की, हम यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। ये भी साहब जो देश है ना, ये भी किसके बराबर है? हरियाणा के लगभग बराबरी पे है। अब जब हमने श्रीलंका की राजधानी और ये सब जान लिया तो अब थोड़ा इनके लोगों के बारे में भी जान लेते हैं कि साहब यहाँ पे जो जनसंख्या थी उसमें साहब सिंगली, तमिल और अन्य धर्मों के लोग रहते थे। सबसे मेन पोजीशन पे कौन थे? सिंगली। सबसे ज्यादा कौन थे? सिंगली। इनकी संख्या कितनी थी? 74%। और तमिल लोगों की संख्या कितनी थी? 18%। जब इन सिंगली, तमिल और शेष अन्य में ईसाई भी थे, वहां पे मुस्लिम भी थे, उनकी बात नहीं होगी इस चैप्टर में। मेनली 2 लोगों की बात होगी, एक सिंगली और दूसरे
तमिल। सिंगली कितने थे? 74% और तमिलियंस कितने थे? 18%। जब हम सिंगली और तमिलों की बात करते हैं तो थोड़ा इनका धर्म भी देख लेते हैं कि साहब जो सिंगली लोग थे ना वो मोस्टली कौन से धर्म को फॉलो कर रहे थे? बौद्ध धर्म को। और तमिलियंस जो थे, तमिलियंस में भी कौन कौन से? ईसाई थे और साहब मुस्लिम थे और हिंदू भी थे। तो हिंदू सनातन धर्म को फॉलो कर रहा था और मुस्लिम जो था वो अपने इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा था। तो इस तरीके से वहां पे 3 धर्म हमने देख लिए। और इस देश में ईसाई लोग भी थे जो दोनों भाषाएं बोल लेते थे। कैसे दोनों भाषाएं बोल लेते थे? देखिएगा कि जब सिंगली तमिल और मुस्लिमों की बात की जाती है तो साहब जब हमने ये देखा कि वहां पे बौद्ध धर्म भी था, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, तो ये भाषाएं कौन सी बोलते थे? तो जो सिंगली लोग थे ना, सिंगली लोग थे वो तो वहां की मूल भाषा बोलते थे। लेकिन जो तमिल्स थे ना, उन तमिलों में भी 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी क्या थी कि साहब यहाँ पे भारतीय मूल के भी तमिल थे और दूसरे कौन थे? श्रीलंकाई मूल के भी तमिल थे। एक बात आपको याद रखनी है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हिस्ट्री में एक जिक्र आता है कि भाई ब्राह्मण्स या आर्यंस। आपसे ये पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो याद रखना कि जो ये दक्षिण भारत के जो लोग हैं जिनको हम इतिहास में, जिनको या दक्षिण भारत के लोग जो हैं उनको हमारे जो इतिहास है वो ये कहते हैं कि दक्षिण भारत के लोग जो है ना वो भारत के क्या हैं? दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये मूल निवासी हैं तो फिर हम का मतलब ये जो आर्यंस है ना ये साहब कौन है? गोरी चमड़ी वाले लोग। कौन सी चमड़ी वाले लोग हैं? गोरी चमड़ी वाले लोग। और ये गोरी चमड़ी वाले लोग कहाँ से आए हैं? ईरान इराक से। तो ये जो है इनको मूलतः क्या माना जाता है? जो भी आर्य है ना वो क्या है साहब? विदेशी हैं। और जो दक्षिण भारत के लोग हैं ये क्या है? मूल निवासी हैं। तो ये जो दक्षिण भारत के आपने देखे होंगे, आप साउथ की मूवी देखते होंगे, वहां पे आपको मेनली जो है टीका जो लगाते हैं ना, अपने यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ इंडिया में लोग ऊपर की ओर टीका लगाते हैं, साउथ इंडिया में लोग ऐसे पैरेलल टीका लगाते हैं। तो दक्षिण भारत के लोगों को ये कहा जाता है ये मूल निवासी हैं। और जो ये गोरे लोग जो हैं ये कहाँ से? ईरान इराक से आए हुए हैं, तो इनको ये लोग विदेशी मानते हैं। तो इसलिए इन दक्षिण भारत और उत्तर भारतीय लोगों में जो है आपस में क्लैश बना रहता है, क्योंकि ऐसा ये दक्षिण भारत के लोग मानते हैं कि भाई जो ये आर्यंस है ना ये हम पे अपनी चीजों को लागू कर रहे हैं, जबकि देश ये कहते हैं कि ये देश जो भारत है ना ये हमारा देश है, आप हम पे कोई भी अपनी परंपरा या कोई भी अपनी जो है थ्योरी हम पे लागू ना करें। तो आते हैं वापस से कि जो ये भारतीय मूल के जो लोग थे, मतलब जो तमिल्स थे ना, तमिल जो भारतीय मूल के तमिल थे, इनको तमिल ब्राह्मण्स भी बोला जाता है। तो ये जो भारतीय मूल के लोग थे इनकी संख्या श्रीलंका में साहब कितनी थी? 5% की। और श्रीलंकन मूल के कितने थे? 13%। अब आप सोच रहे होंगे साहब भारतीय मूल और श्रीलंकाई मूल के तमिल, मतलब श्रीलंका में जो लोग रहते थे जो हिंदू धर्म को मानते थे वो भी तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और साहब जो भारतीय मूल के थे वो भी तमिल लैंग्वेज मानते थे। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये आपने 2 अलग अलग क्यों कैटेगराइज कर दिया? तो देखिए भारतीय मूल के जो ये 5% लोग थे ना, ये जो भारतीय मूल के 5% लोग थे ये यहाँ के नहीं थे। कैसे यहाँ के नहीं थे? जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज क्या करते थे? अपने यहाँ से गिरमिटिया मजदूर लेके जाते थे। हमने 9th वाले वीडियो में मैंने बताया भी है आपको कि अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज भारत आते थे और भारत से लोगों को खरीदते थे, और खरीदने के बाद उनको उन देशों में ले जाते थे जहाँ पे वो तंबाकू की, नारियल की, नील की खेती कराते थे। वहां पे मजदूरों को खरीद के ले जाते थे, बंधुआ मजदूरी कराते थे, दास प्रथा थी। तो उसी टाइम पीरियड, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो ये 5% भारतीय मूल के तमिल थे ना, इनके दादा परदादा या इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो वहां पे अंग्रेजों के द्वारा खेती कराने के लिए ले जाए गए, और फिर जब वो देश आजाद हुआ तो वो वहीं पे बस गए, तो इसलिए इनको जो है भारतीय मूल का कहा गया। तो इस तरीके से भारतीय मूल के लोग जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? तमिलनाडु में। तो वो लोग जो है तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और श्रीलंकाई मूल के जो तमिल होते हैं वो भी तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि साहब जातीय समूहों की बात की तो सिंगली थे, तमिल थे, मुस्लिम थे और ईसाई थे। लेकिन जब भाषा के आधार पर देखा तो भाषा के आधार पर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही थी? 74% लोग जो है वो सिंगली भाषा बोल रहे थे, धर्म इनका बौद्ध धर्म था। और साहब उसके बाद 18% जो लोग थे तमिलियंस, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे? तमिल, जिनमें से 5% भारतीय मूल के थे और 13% श्रीलंकाई मूल के थे। अब इस देश में भी क्या होता है, इन दोनों देशों में क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। 50-60 के दशक में भाई हमसे बाद में कौन आजाद हुआ? श्रीलंका। और हम इसी टाइम पीरियड में बेल्जियम में भी क्या स्थिति थी? जब दोनों देश आजाद हुए, दोनों देशों में जातीय भिन्नता थी, धार्मिक भिन्नता थी, राजनीतिक भिन्नता थी, भाषा की भिन्नता थी,
तो होता क्या है, दोनों देशों में झगड़े होते हैं, दोनों देशों में क्या होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, और ये दोनों देश अपने अपने देश के झगड़ों को बड़ा ही अलग अलग तरीके से निपटाते हैं। हम इस चैप्टर में जो है श्रीलंका में देखेंगे कि श्रीलंका के लोगों ने अपने यहाँ के राजनीतिक और आर्थिक झगड़े को किस प्रकार निपटाया, और साहब बेल्जियम ने अपने यहाँ के झगड़ों को किस प्रकार निपटाया। इस चैप्टर में अभी हमने कुछ ज्यादा नहीं, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है दोनों देशों का, और इन दोनों देशों के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ के या पढ़ के हमने क्या सीखा कि भाई दोनों देशों में जातीय भिन्नता थी, भाषा के आधार पर भिन्नता थी, आर्थिक असमानता थी, और दोनों ही देश सेम पॉपुलेशन में है, और दोनों देशों में आपसी टकराव हो रहा है। यहाँ पे टकराव जो है वो सिंगली तमिल और मुस्लिमों के बीच में है, यहाँ पे टकराव जो है वो डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा वाले लोगों के बीच में है। अब यहाँ से एक शब्द निकल के आता है बहुसंख्यकवाद। एक शब्द क्या निकल के आता है, बहुसंख्यकवाद, कि एक होता है, आप दोनों शब्द भारत में सुनते होंगे, एक सुनते होंगे आप अल्पसंख्यक और एक आप सुनेंगे बहुसंख्यक। अब आप सोच रहे होंगे साहब ये हमको क्यों बता रहे हो, देखिएगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, जिनकी देश में संख्या कम है, जिनकी देश में संख्या कम है, जिनकी संख्या कम, जिनकी संख्या कम है उनको क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक। और जिनकी संख्या ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, उनको क्या कहा जाता है, बहुसंख्यक। अब भारत में बात करेंगे तो भारत में बहुसंख्यक किनको कहा जाता है, तो भारत में जो बहुसंख्यक है वो कौन है, भारत में बहुसंख्यक की बात की जाए तो भारत में बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है। कौन है, हिंदू। और अल्पसंख्यक की बात की जाए तो अल्पसंख्यक कौन है, तो अल्पसंख्यक में याद रखेंगे आप, अल्पसंख्यक में साहब आपका मुस्लिम है, आपका सिख है, और ईसाई है आपके, ठीक है, जैन है, पारसी है, ये सब भारत में क्या है, ये भारत में सब अल्पसंख्यक हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है कि आपसे कोई पूछे कि साहब अल्पसंख्यक कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, भारत में अल्पसंख्यक कौन है तो आप क्या बताएंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी जो है वो कौन है, आपके अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक कौन है, तो भारत में बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है वो कौन है, हिंदू है। ऐसे ही श्रीलंका में बात की जाए तो श्रीलंका में संख्या के आधार पर कौन बहुसंख्यक है, डच, अल्पसंख्यक कौन है, जर्मन और फ्रेंच के लोग। ऐसे ही श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, सिंगली, और अल्पसंख्यक कौन है, तमिल और मुस्लिम, ईसाई, ये सब क्या है श्रीलंका में अल्पसंख्यक है। दोनों देशों में हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा कि अल्पसंख्यक में कौन कौन है और बहुसंख्यक में कौन कौन है, और इन दोनों देशों में आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े को कैसे निपटाया वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया या मैंने जो आपको स्ट्रक्चर समझाया, यहाँ की जो राजनीतिक या जो सामाजिक भिन्नता थी उसके बारे में बताया, चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा, और जरूर शेयर करिएगा, उनको भी बताइए कि साहब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, फ्री कंटेंट है, अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है। और आज की पीडीएफ पाठशाला का ये हमारा अंतिम पायदान है। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीडियो के अंत पायदान पे, जहाँ से हमको अब जो है आज जाना होगा। तो आपसे जो है विदा लेते हैं। ऐसे ही अपनी तैयारी को जो है लागू रखिएगा, बरकरार रखिएगा, इतने ही जोश के साथ। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जो है क्लास 10 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो पे आते रहते हैं। आपके लिए देखिएगा हमारे टीचर्स जो है वो सभी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।